जय हिंद दोस्तों। सभी का मैं संजय पहाड़े दोबारा से स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, अपने प्रदेश की जो परीक्षा आ रही है 21 मई के लिए, ये वन शॉट रिवीजन बैच है। इसमें हमने अभी तक सीसेट के काफी सवाल मतलब काफी चैप्टर्स पूरे किए हैं, जिसमें अंकगणित, मैथमेटिक्स और कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स है। ये सभी कुछ क्लियर किए हैं। उसके साथ हमने डिसीजन मेकिंग का भी कुछ एक पार्ट सेशन कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी ने वो देखा होगा। आज के इस सेशन में हम कुछ चुनिंदा बट इंपॉर्टेंट, यानी जो अगले एग्जाम के वास्ते हमें जरूर उस पे सवाल पूछे जाएंगे, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो ये आपके सामने लिस्ट दी हुई है। ये वाले सभी चैप्टर्स आज हम इसी सेशन में करेंगे। थोड़ा बहुत मैराथन टाइप का एक सेशन है, तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में ओवरव्यू दूंगा और कुछ चंद सवाल हम सॉल्व करेंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे अपने आने वाले 21 मई के एग्जाम के लिए। दोबारा से कह रहा हूं, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो खाली 40% लेके आना है जनरल कैटेगरी पर। जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पूरे के पूरे, यानी हर एक मार्क, हर एक सवाल काउंट होने जा रहा है उनके कट ऑफ में। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। एवरेज एवरेज से हम शुरू करते हैं। एवरेज यानी हम उसको बीच का पॉइंट भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ बीच का रास्ता जो एक्सट्रीम नहीं है। यानी जैसे मैं अपने आम भाषा में कहूं तो दो तीन चीजें, जैसे देखो, मैं आपको कहता हूं या तो मैं आपको 1,000 रुपए देता हूं या कुछ नहीं देता हूं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, या तो मैं आपको 1,000 रुपए देता हूं या कुछ नहीं देता हूं। ठीक है, ओके। आप कहोगे मुझे एक तो मिल रहा है, एक तो नहीं मिल रहा है, ये दोनों बातें एक्सट्रीम हो गई। फिर इसका मतलब क्या, कुछ तो बीच का रास्ता होगा। तो अगर मैं 500 को मोटा मोटी तौर पे बीच का रास्ता मानता हूं, यानी 500 ये दोनों का हो गया एवरेज। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। इस एग्जाम से काफी हद तक आपको समझ गया होगा कि बीच का रास्ता यानी एवरेज जो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां दोनों बायर और सेलर आके मिलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हुआ, या अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में देखो, या फिर ऐसा कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस में देखो कि मैं जाते वक्त 100 के स्पीड से गया, आते वक्त 300 के स्पीड से आया, तो बीच की एवरेज स्पीड मेरी 150 की रही। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के मामले में हुआ। मतलब एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी और चैप्टर के साथ मिलता जुलता होता है और एक नया अपना एक टाइप बनाता है। देखो, आज तो हम ये एवरेज पूरी तरह से डीपली चैप्टर पढ़ नहीं रहे, पर एक ओवरव्यू में बस देना चाहता हूं कि एवरेज निकालते वक्त बस एक ही फॉर्मूले का यूज करना है जो बचपन से हम यूज करते थे। जैसे देखो, मैं पहले सेट कर लेता हूं, एक ही मिनट देना मुझे। ठीक है, देखो, एवरेज निकालते वक्त हमें एक ही फॉर्मूला को याद रखना है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपको 80 मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स में, 60 मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में, 70 मार्क्स मिले हैं आपको हिस्ट्री में, ठीक है, और मैं आपको पूछूं इसका एवरेज निकालना है, तो आप फटाक से इसका एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे और आप मुझे एवरेज बताओगे। ऐसा ही कुछ हम हमारे 10वीं के क्लास में करते थे। हमारे 10वीं में लगभग लगभग 6 सब्जेक्ट हुआ करते, 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और उनको सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 7 करते थे। तो जो भी हमें मिलता था उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम ये कहते थे कि मुझे 10वीं में 95% आए थे, मुझे 10वीं में 90% आए थे। इस हिसाब से वो जो परसेंटेज होता था वो दैट वाज नथिंग बट द एवरेज। समझ गए? ठीक है, अभी देखो, और दो तीन बातें हैं। एवरेज निकालने के लिए आपको हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब न्यूमरेटर की तरफ, आपको हमेशा उसका एडिशन ही करना है। मतलब उन दिए गए संख्याओं का जोड़ करना है डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर्स है। मतलब अगर ये केस में देखा जाए तो 3 नंबर थे इसलिए 3 किया, 1 2 3। अगर 4 होते थे तो 4 से डिवाइड करते थे। मतलब जितने भी नंबर्स हो गए
वो उनकी काउंटिंग, और ये रहा एडिशन। ये रहा सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला। और एक नया फॉर्मूला आता है, अभी तो उस पर मैं सवाल नहीं ले रहा हूं, पर फिर भी लिख कर देता हूं कि आपको वो कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे देखो, मैं अगर ये लिखता हूं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये फर्स्ट है 1, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। शायद से मैंने इस वाले फॉर्मूले के आधार पर भी एक सवाल लिया है, चलो देखते हैं। तो ये वाला भी फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, क्योंकि अगर वो वाले टाइप में अगर हम इसके हिसाब से करें तो बहुत लंबा, मतलब बहुत वक्त निकल जाएगा, पर इस वाले फॉर्मूले से करें तो बहुत जल्दी आएगा। चलो देखते हैं डायरेक्टली। अभी देखो, इसमें टाइप्स कितने कितने बनते हैं। सबसे पहले इसमें अगर मैं टाइप की बात करूं तो सिंपल एवरेज तो आपको फॉर्मूला बेस तो बता दिया, पर अगर देखे जाए आगे, तो व्हेन अ न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी क्लास चल रही है, क्लास में 30 बच्चे थे, टीचर आ गई तो पूरे क्लास का एवरेज इतना बढ़ गया, वो वाला टाइप। अगर ये ज्वाइनिंग है, इसमें से ऐसे भी तो हो सकता है छोड़ रहा है, 40 बच्चे थे, 40 में से 2 बच्चे चले गए, 2 बच्चे जाने की वजह से क्लास का एवरेज बहुत कम हो गया, तो जाने वाले बच्चों, मतलब जो 2 थे, उनका औसत कितना था, औसत यानी एवरेज। ऐसा भी हो सकता है कोई नहीं गया, 30 के 30 बच्चे ही क्लास में थे, पर एक गया, उसके जगह नया आया, तो ये एक नया टाइप बनता है। मतलब एक ही टाइप में 3 सब टाइप भी आप कह सकते हो, एक जाने का, एक आने का, और एक कुछ नहीं करने का, पर फिर भी चेंज हो रहा है एवरेज, ऐसा। देखो, और कौन सा आता है, व्हेन मल्टीपल पर्सन ज्वाइन, एक की जगह 2 से 3 जन ज्वाइन हुए। व्हेन मल्टीपल पर्सन लीव्स, एक की जगह, सिंगल की जगह 2 से 3 लोग और उससे अधिक लोग मतलब लेफ्ट हो गए। व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप इज टू बी फाउंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लास का औसत पहले 40 था, अभी कुछ बंदे आए, नए बंदे, तो औसत ये बढ़ गया। तो इस क्ल्यू पे, इस डेटा के आधार पर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ओरिजिनली पहले क्लास में कितने बंदे थे, लाइक दैट। ठीक है, और मिसलेनियस, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका। ठीक है, ये तो रहे टाइप्स। जब मैं औसत का, एवरेज का क्लास लूंगा एग्जैक्टली जिसको 2 से 3 क्लास की जरूरत होगी, उसमें मैं आपको 1 बाय 1 हर एक टाइप पर 3 से 4 सवाल लेकर उसके बाद में एक्सपेक्टेड बंच, मतलब मिसलेनियस टाइप सवाल लूंगा। पर अभी आज के वन शॉट रिवीजन में मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया कि इसके कितने अलग अलग टाइप बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। ये सब लिख लेना है आपको, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, ये सब आपको लिख लेना है। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में सबसे पहले छोटा एमसीक्यू, मतलब बहुत ही सिंपल सा सवाल लिया मैंने, जैसे आपके सामने दिया गया, देखो 87, 84, 86, 90, 82, 88, 78। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स, औसत ढूंढना है। देखो, अभी नंबर तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो फिक्स हुआ। एवरेज के फॉर्मूले के हिसाब से दोबारा से मैं लिख लेता हूं, टोटल एडिशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। अभी नंबर्स का तो मुझे पता चल गया कि ये पूरे 7 है, पर इसकी एडिशन करनी होगी। अगर इसकी एडिशन करता हूं मैं, सपोज 2 3 4, एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज इतना कम तो नहीं आएगा, एग्जाम्पल 2 3 4 आता है, और डिवाइडेड बाय 7 करता हूं, तो इससे तो आप एवरेज निकाल लोगे। ये सबसे सिंपल सा तरीका है, पर आजकल ये तरीके जरूरी है कि यही अपनाया जाए? नहीं। देखो, अभी हमें एग्जाम कॉम्पिटिटिव देना है, तो कुछ कॉम्पिटिटिव तरीका भी आना चाहिए हमको। तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देखो ये वाला तो आप कर लोगे घर बैठे। ठीक है, अभी इसमें से देखो, अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। जैसे देखो, 82, 83, 84, 85। 85 ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 5 से घटाना, 5 से बढ़ाना, या 10 से घटाना, 10 से बढ़ाना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो 85 में एज्यूम कर लेता हूं कि 85 ये एवरेज है, मतलब इन सबका एवरेज, मतलब बीच का नंबर 85 है। तो अगर 85 है, तो बस मुझे ये देखना है कि 85 से कितना दी गई पर्टिकुलर संख्या कम है और ज्यादा है। जैसे देखो, 85 से ये 2 ज्यादा है, 87। 85 से ये 1 कम है, 1 कम, 2, इससे कर लो। ये 85 से 1 ज्यादा है,
ये 85 से 95 ज्यादा है, 85 से ये 3 कम है, ये 3 ज्यादा है, और ये 5 6 7 7 कम है। ठीक है, अब इसका नेट इफेक्ट देख लो। देखो ये +3 -3 -1 माइनस +1 कट, 5 और 2 7, और ये 7, 7 से 7 कट, मतलब मैंने जो एज्यूम किया था वही 85 है इसका एवरेज। चलो बाय चांस जरूरी है क्या आपने 85 ही लेना चाहिए था, नहीं लिया हमने। सपोज मैं मान लेता हूं, सपोज मैं मान लेता हूं 90, कोई भी डिजिट मान लो, जरूरी नहीं कि ऑप्शन वाइज ही जाओ। ठीक है, 90 से ये कितना कम है, 3 कम है। 90 से ये कितना कम है, 6 कम है। 90 से ये कितना कम है, 4 कम है। 90 से ये 90 तो जीरो है। 90 से ये कितना कम है, 8 कम है। 90 से ये कितना कम है, 2 कम है। और 90 से ये कितना कम है, 12 कम है। ठीक है, कभी कभी प्लस भी तो आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो अभी ये कितना हुआ, प्लस तो है नहीं इसमें। तो देखो 12 और 3 15, 15 और 6 21, 25, 25 और 8 कितने होते, 35 और 33 और 35, 35 टोटल हुआ माइनस में। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हुआ, -5। तो अब 90 जो हमने एज्यूम किया था उसमें से ये घटा तो -5, तो बचे 85, डायरेक्टली जवाब आ गया 85। तो ये ऐसा करना है, मतलब आपको कोई भी संख्या एज्यूम कर लेनी है, उसके इर्द गिर्द जितना भी प्लस माइनस नेट में आता है से उसको आगे बढ़कर या घटाकर एवरेज निकालना है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। उसके बाद में 12 के पहले ये वाला जो मैं कह रहा था नया वाला फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, यही करना है। देखो अभी जैसे अगर इसको निकालने जाए कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के पहले 19 गुणकों का औसत क्या हो सकता है। देखो 12 के पहले 19 मतलब 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36। ये तो फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, मतलब पहला गुणक, दूसरा गुणक, तीसरा गुणक, ऐसे करते करते 12 का 19वां गुणक यहां तक पहुंचे। ये कर लो 19 इंटू 2 38, और कैरी 3, 19 1 22। तो ये हुआ 12 का पहला गुणक, ये हुआ 12 का 19वां गुणक। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट नंबर 12, लास्ट नंबर 228 डिवाइडेड बाई 2, ये फिक्स है हमेशा। तो ये कितना होता है, 28 29 30 40, 240 डिवाइडेड बाय 2, और ये हुआ 120। तो डायरेक्टली एवरेज निकल गया 120। इतना इजी होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में इफ द average number of 8 terms is given to be 40 and the average of the first 6 terms is given to be 35, what is the average of the remaining 2। देखो यहां आप वीडियो पॉज कर लो, अभी तो वक्त तो आपको खुद से लेना है। मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं, आपने जिस हिसाब से सॉल्व किया, दोनों के मेथड में गैप देखिए और खुद को ऊपर उठाइए। यानी जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे इतना तो पता है कि टोटल 8 नंबर है, 8 में से 8 का एवरेज मुझे 40 दिया है, तो टोटल तो मुझे मिल गए 320। अभी उसमें से इस 8 में से कुछ 6 का दिया है मुझे 35 एवरेज, तो ये 30 210 हुआ, गुणन किया मैंने बस। ठीक है, तो ये 210, मतलब टोटल 8 की वैल्यू थी 320, 6 की वैल्यू 210 आ गई, तो 320 में से 210 घटा दे तो कितना आएगा, ये 190 110। ठीक है, मतलब बचे हुए दो, 8 में से तो 6 तो चले गए, बचे दो, तो वो जो दो बचे उनकी टोटल वैल्यू 110 है। अगर इनका एवरेज निकालना है तो दो बचे तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हुआ 55। यानी मेरा आंसर ऑप्शन, इतना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पढ़ लो एक बार। For 9 inning, Roman has an average of 65 runs. In the 10th inning, he scores 200 runs, thus increasing his average. So the average increases by, देखो
क्रिकेट तो हम सब खेलते हैं। नॉर्मल बैट्समैन का एवरेज कब बढ़ता है? जब वो सबसे ज्यादा से ज्यादा रन करे कम से कम पारी में। ये तो पता चल गया, ठीक है। अभी 9 इनिंग तो इसने खेल लिया, 9 मैचेस तो खेले, पर 9 मैचेस तक कितना एवरेज था मुझे पता नहीं। अल्टीमेटली मुझे औसत ही निकालना है, और औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। अभी 9 पारियों में कितना निकाला है औसत, मतलब कितना है औसत था अभी तक का मुझे पता नहीं है। मैं एक्स मान लू तो ओल्ड एवरेज, देखो ऐसा लिखना होता है, ओल्ड एवरेज इज इक्वल टू एक्स मान लू। तो अभी तक उस एवरेज से अगर उस काउंट मतलब 9 से गुणाकार कर दे, गुणन कर दे, तो एक्स इंटू 9 करे तो मुझे टोटल रन्स मिल जाते हैं जो ओल्ड है, ठीक है। इस टोटल रन में अगर मैं नए वाले 200 रन ऐड कर दूं तो टोटल रन मिल जाते हैं, कितना हुआ? 9x प्लस 200, कितना आ गया? अब इस वाले नए टोटल रन को, जिसमें पुराने भी और नए भी है, इस टोटल रन को टोटल नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 9, और अभी ये खेला तो 10 हो गए मैचेस। तो अभी जो एवरेज है वो कितने से बढ़ेगा वो मुझे पूछा है, ठीक है। हाँ, अभी एक एक काम करो, मुझे अगर ये 65 नहीं दिया होता तब की ये बात है, और मुझे एक क्लू दिया होता फिर कि अभी उसका एवरेज 2 से बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता था? ऐसा x+2 करता था और इसको फिर सॉल्व करता था, और यही बुक में आप मेथड देखते हो, ठीक है। हाँ, पर इससे भी बेहतरीन मेथड है हमारे पास, ये तो लिख लो। पर मुझे ये तो x दिया गया है ना कि पहले 9 का एवरेज 65 था, तो मैं ऐसा कर दूं क्या फिर कि पुराने टोटल रन 9 मैच के 9 × 65, तो ये 5 585 ही हो रहा ना। 9 × 5 45, कैरी 4, 9 × 6 54, 458, ठीक है। और अभी इसमें 200 रन जोड़ दिए तो टोटल पूरे रन कितने हो गए? 785। अभी टोटल इनिंग कितनी हुई? 10 हो गई। 9 पहले थी, 10वें में 200 बनाए, तो ये कितना हुआ? 78.5। ये नया एवरेज, नया औसत हुआ। पुराना कितना था? 65 था। तो बढ़ा कितना, मतलब इसमें डिफरेंस कितना हुआ? 12.5 13.5, ठीक है। 13.5 पुराना था, इससे ये हुआ, तो 13.5 से तो बढ़ा। बस वही पूछे कि नया एवरेज कितने से बढ़ा है, हो गया आंसर, ठीक है। अभी ये वाला मस्त है, एक बार पढ़ लो। 8 लोगों के परिवार में पुरुष औसतन 72 किलो खाना खाते हैं और महिलाएं औसतन 50 किलो खाना खाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, देखो इस पर गौर करना। पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। नीतू नाम की एक भूखी महिला रात के खाने के लिए परिवार में भूखी महिला, ठीक है। तो परिवार की औसत खपत 67 हो गई, तो नीतू कितना किलोग्राम खाया होगा नीतू ने, ठीक है। एक काम करो, देखो परिवार में टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 में से बराबर बराबर संख्या में तो 4 मेल मेंबर्स हुए और 4 फीमेल मेंबर्स हुए। अभी मेल मेंबर्स का एवरेज उन्होंने दिया है 72। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 72 से तो ये कितना आएगा? 4 × 2 8, 7 × 2 7 × 4 28। और महिलाओं का कितना है? 50, तो 50 × 4 200। अभी ये दोनों मिला के कितना हुआ? 488, ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं, एक नीतू नाम की मैडम ज्वाइन हो गई, तो अभी उनका एवरेज पूरे फैमिली का 67 हुआ। पहले 8 लोग थे, नीतू के ज्वाइन होने से 9 हो गए, तो 9 × 67 नया वाला टोटल कितना होगा? 9 7 × 63, कैरी 6, 9 6 × 54, और कैरी कितने किया था? 6, 603, ठीक है। अब ये नया वाला हो चुका है, ये पुराना वाला था, ठीक है। तो कितना खाया होगा उस औरत ने, भूखी औरत ने? 603 में से 408 गए, कितना बचता? 5, ये 488 है ना, 9 10
और ये 115, 115 आया। ये दोनों का डिफरेंस लिया मैंने 115, इतना इजी है। ठीक है? बस एवरेज का यही। अभी नया चैप्टर लेते हैं। अभी ये वाला देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक का मैथमेटिक्स का अगर ऐसा कोई चैप्टर है जिसके मतलब 2016 से पेपर देखो उठा के, हर एक पेपर में इसका सवाल आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कमीशन को ये इतना प्यारा चैप्टर लगता है जैसे मुझे मेरी बीवी लगती है। ठीक है? तो इतना इजी और इतने बार पूछा गया ये वाला चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं है, दो तीन टर्मिनोलॉजीज बस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसके कंसेप्ट, थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद में टाइप्स देखेंगे और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में निकलने होती है तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर हमारे घर में कोई चीज 100 रुपए को आती है और हमारे घर से वो चीज 120 रुपए को बेची जाती है, निकलती है, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये तो सबको पता है, इतना लाभ होता है मुझे। अगर वही चीज 100 रुपए की मेरे घर से 70 रुपए में जा रही है तो मुझे इतना 30 का नुकसान होगा, ये भी पता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो वैल्यू में तो निकाल सकते हैं, बट अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो, परसेंटेज में निकालने के लिए हमें उस लाभ और हानि जो भी हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस, इंग्लिश में भी लिखता हूं प्रॉफिट या लॉस, उसको डिवाइड करेंगे हम, डिनोमिनेटर में हमेशा लेंगे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, पूरा ही लिख लेता हूं, कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य था, और मल्टीप्लाई बाय 100। यहां सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कुछ नहीं लेना है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ही लेना है, चाहे कुछ भी, कितना कोई भी कुछ भी कहे, हमेशा यह कॉस्ट प्राइस ही लेना है। ठीक है? दूसरी तीसरी बात ये होती है, इसमें जो भी लाभ और हानि होते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये हमें हमारे हिसाब से ही दोनों मतलब सोचना है। हम यहाँ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हम यहाँ कंज्यूमर नहीं है। हमें यही सोचना है कि हमारी भी एक दुकान है और हमारी दुकान में ये इतने इतने की चीज है और हमारी दुकान में इसे इतने इतने की जा रही है। हम खुद ही सेलर है, इसी हिसाब से सोच के करना है। फिर भले ही फिर आप उसको एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट दो, फिर सेलिंग प्राइस आएगा, उसमें से प्रॉफिट कट करोगे, फिर आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, ये तो अलग से बात हो गई। ठीक है? चलो, आइए इसके टाइप्स पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप के अलग अलग सवाल बनते हैं। जैसे बेस्ड ऑन सिंपल तो पता है, व्हेन एन आइटम इज सोल्ड ट्वाइस, एक आइटम दो बार, मतलब मैंने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, तो ओरिजिनल से जो लास्ट तक बेचे गया उसमें का डिफरेंस वो पूछते। व्हेन एन आइटम इज बॉट एंड सोल्ड मेनी टाइम्स, इसमें तो सिर्फ बेचा जा रहा है, इसमें खरीदे भी कई बार कही जा रही है और बेचा भी कई बार जा रहा है, खरीदार भी बहुत, बेचने वाले भी बहुत। जब कोई वस्तु अधिक या कम मात्रा में बेची जाती है, सेम 20 रुपए की वस्तु, मतलब 20 किलो मैंने चावल लिया और 10 किलो ही बेचा, तो प्रॉफिट तो 10 किलो के हिसाब से होगा, पर लाया तो मैंने 20 था। ऐसे हिसाब से कम या ज्यादा मात्रा में बेची जाती है। जब दो वस्तु एक ही कीमत पर बेचा जाता है जिसकी सेलिंग प्राइस दोनों की सेम होती है, ये वाला टाइप यूपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है, फेवरेट टाइप ही है। देखते हैं इसको भी कैसे करना है। जब किसी वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य समान होता है, क्रय मूल्य विक्रय मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होगी, कैसे करना है वो भी देखेंगे। अभी ये वाले दो टाइप देखो, 7 नंबर और 8 नंबर, दोनों में सेम टू सेम दिखेगा, सिर्फ फर्क इतना सा है, यहाँ एन गुड्स लाए गए एम रुपीज पर, मतलब यहाँ एन जो है ये क्वांटिटी है और ये जो एन है एम है ये कॉस्ट है, मतलब रुपीज में लिखा होता है। तो एन गुड्स लाए एम रुपीज में और एम गुड्स बेचे एन रुपीज में, मतलब यहाँ जो क्वांटिटी थी एन वो अब रुपीज बन गई, और यहाँ जो एम रुपीज थी अब वो क्वांटिटी बन गई। इसी को इसी में किया है, पर इसमें क्या है, चारों चीजें अलग अलग होती है। मतलब ए लाया, बी रेट पर बेचा, सी सेल किया, टी रेट मिला, मतलब ए भी अलग, बी भी अलग, सी भी अलग, डी भी अलग। इस केस में दो ही है, एन और एम।
बाइंग और सेलिंग मोर और लेस क्वांटिटी एट हायर और लोअर प्राइस, ये तो नॉर्मल से होता ही है। व्हेन द परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू द परचेज प्राइस, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मैंने 200 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचा, इससे मेरे को जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो अमाउंट, वो संख्या, वो इक्वल टू है मेरे कॉस्ट प्राइस से। तब बोलो कॉस्ट प्राइस कितनी है, इस हिसाब से। या व्हेन बोथ द बाइंग और सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब मैंने पहले 200 रुपए में चीज लाई थी, 500 में बेची थी, अब मेरे घर में वो 300 में आई, तो मैं कितने में बेचूं ताकि मेरे को उतना परसेंट प्रॉफिट हो, या इतना परसेंट प्रॉफिट होने के लिए कितने में बेचूं, बात तो एक ही है। और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशो, रेशो में भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इनके टोटल 12 टाइप्स बनते हैं, इससे अलावा बाहर कोई भी टाइप्स नहीं जाएगा, जो भी होगा इसी को ही मिक्सचर करके आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब आइए एमसीक्यू पे जाते हैं। देखो जैसा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 मोर, कार्तिक वुड हैव मेड 5% प्रॉफिट ऑन इस सेल इंस्टेड ऑफ 11% लॉस। मतलब 600 रुपए ज्यादा पर अगर वो बेचता, मतलब 600 रुपए ज्यादा लगा था, ऐसे 1000 में बेच रहा है, 600 लगा था ज्यादा मतलब 1600 में बेचता, तो उसको पहले 11% लॉस हो रहा था, वो ना होते हुए 5% प्रॉफिट हो सकता था। यानी अभी ये अगर बीच का पॉइंट है 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। यहां से उसको माइनस में 11% लॉस हो रहा है, और अगर यहां से सीधा जाता तो उसको प्लस 5% प्रॉफिट मिलता, ठीक है। डंडा डन। अभी देखो -11 से पहले मेरे को तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे आना पड़ेगा 0 पे, और यहां से फिर आगे 5 की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब यहां से मैं 11 स्टेप आगे गया, यहां से 5 स्टेप आगे गया, तो टोटल 16 स्टेप्स आगे गया मैं, ठीक है। मतलब -11 और 5 का 16 का डिफरेंस है, और वो 16 का डिफरेंस इज नथिंग बट द 600 रुपए ज्यादा बेचने की वजह से हो रहा है। यानी वो 16% की वजह से हमें 600 का डिफरेंस मिल रहा है। तो हमें पूछा कॉस्ट प्राइस 100 के लिए कितना, तो ऐसा क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, 100 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 16। अभी इसको अच्छे से काटा पीटी कर लेना। जैसे देखो 4 से 4 और 4 से 150, तो हमने 4 से 25 और 25 इंटू 150, 0 5 12 37 3750, यानी फर्स्ट नंबर। बस काटा पीटी कैलकुलेशन फास्ट कर लो। अभी हमारी तो रोज की प्रैक्टिस है, इसलिए फटाफट बिना बोले भी हम कर लेते, राइट। ये वाला देखो, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करते हैं और अपने ग्राहकों को फिर भी 12% की छूट देता है, तो अल्टीमेटली वो कितना परसेंट पैसा कमा रहा है या गवा रहा है, ठीक है। देखो अभी मैं ऐसा एज्यूम कर लू कि उसकी प्राइस 100 रुपए थी, अब इस 100 रुपए कॉस्ट प्राइस में वो पहले तो प्रॉफिट ऐड करेगा बंदा, ठीक है। चलो प्रॉफिट ऐड कर लिया, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट पहले छोड़ो, पहले वो तो 25% ज्यादा लगा रहा है एमआरपी निकालने की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इसमें अगर 25% में ऐड कर दूं तो 125 हो जाएगी। अब इस एमआरपी पे वो दे रहा है कितना डिस्काउंट, 12% का, तो उतना 12% माइनस करना है। अब 125 का 12% कितना होता है, वो निकालने के लिए ऐसा निकाल सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय, तो 25 से देंगे, 25 पंजे और 25 4, 4 4 3 5 3 15, तो 15 बराबर है ना, हाँ 15 रुपीज आ रहा है, तो 15 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 110। यानी अल्टीमेटली 100 रुपए की चीज वो कस्टमर को 110 में बेच रहा है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, वैल्यू के हिसाब से 10 रुपए। और वैसे भी ये 10 रुपए 100 रुपए पे कितने बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद, क्योंकि 100 तो करना है ना, 0 0 कट, क्योंकि 100 करने से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा उसमें, तो 10%, ठीक है, इजी है। ये वाला देखो, अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ 90 ग्राम वेट फॉर केजी, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। इजी है, देखो नायक मूवी देखिए अनिल कपूर वाला, वो एक किराना की शॉप में जाता है, सत्यवान दुबे, हाँ,
तो नीचे से मैग्नेट लगाया होता है उसने, राइट। इसका मतलब क्या, ग्राहकों को ठग रहा था वो। मतलब जहाँ 2 किलो देना चाहिए था वो 1800 ग्राम ही दे रहा है, जहाँ 5 किलो देना चाहिए था वह 4800 ग्राम ही दे रहा है। मतलब 200 ग्राम तो खा रहा है ना हर एक इसमें। अभी ये क्या कह रहे हैं कि हर 1000 ग्राम पे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, हर 1000 ग्राम देने की बजाय वो 900 ही ग्राम दे रहा है। तो अगर मोटा मोटी में देखे तो 100 ग्राम उसका प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 1000 ग्राम पे हो रहा है। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 0 0 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, और आप बेशक कह दोगे कि सर 10% प्रॉफिट हो रहा है, पर ये गलत होगा। क्योंकि देखो टेक्निकली ये गलत इसलिए होगा कि भले ही 100 ग्राम उसको प्रॉफिट हो रहा है, कैसे 1000 ग्राम में से 900 ग्राम ही दे रहा है बेचारा, हाँ, पर अल्टीमेटली उसको जो कॉस्ट लग रही है, मैंने क्या कहा आपको, आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। उसको कॉस्ट जो लग रही है अल्टीमेटली उसके जेब से जो माल जा रहा है वो तो 900 ग्राम ही जा रहा है ना। तो उसको जो भी कॉस्ट प्राइस लगेगी वो उतने ही माल की लगेगी। तो 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यहाँ 1000 ना होते हुए 1000 तो सेलिंग है, वो तो कस्टमर को बेचने के लिए बोल रहा है। तो 900 कॉस्ट प्राइस होगी, मल्टीप्लाई बाय 0 अपने 100, तो 0 0 0 0, तो 100/9 कितना होगा ये, 9 1 9, 9 9 1 1 1 1। तो ऐसा होगा। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते ना, 1/9, या इसको ऐसा भी लिख सकते, ये फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में, ये परसेंटेज में, तीनों सिस्टम कोई भी चलता है। जैसा दिया वैसा करो, फोर्थ नंबर दिया करो, इतना इजी। एक रियल एस्टेट एजेंट 2 साइटों को 18,000 रुपए में बेचता है, पर उससे 25% का लाभ होता है एक पर, और दूसरे पर 25% क्या नहीं होती। देखो 18,000 में दोनों बेचता है, मतलब एक के 18,000 दूसरे के 18,000, दोनों 18,000 इक्वल प्राइस पे बेचता है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। अगर मैं ए लू और यहाँ बी लू तो उसकी सेलिंग प्राइस तो सेम ही है ना, 18,000, और इसकी भी 18,000, ठीक है। अभी 18,000 इस सेलिंग प्राइस पर एक इस पे बेचे गया, तो यहाँ 25% का फायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ 25% का नुकसान हो रहा है, -25%, ठीक है। डन डन डन। अभी देखो जब भी ऐसा केस आए कि 18,000, 18 या कोई भी हो, 18 लाख हो, 1,80,000 हो, 64,000 हो, कुछ भी हो, ये वाला अगर सेलिंग प्राइस सेम है और इस पे दिया गया परसेंटेज भी सेम है, मतलब एक जगह से 25% मिल रहा है, एक जगह से 25% माइनस हो रहा, तो आप क्या सोचोगे, तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा, बाबा जी का ठेला। ऐसा नहीं होता है, मैथमेटिकली इसमें लॉस ही होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लो, x² डिवाइडेड बाय 100। या देखो x क्या है, वो जो होने वाला प्रॉफिट और लॉस जो दोनों जगह एक ही डिजिट में, मतलब 25 25, तो ये x मतलब 25, और 25 का स्क्वायर बोलो तो 625 डिवाइडेड बाय 100, और ये 100 के 2 पॉइंट है तो ऊपर 2 पॉइंट लगा दो, तो 6.25, और ये हमेशा लॉस ही होता है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसको 6.25, ये यूपीएससी का मन पसंदीदा टाइप है, बहुत सवाल पूछे गए, और अपने भी प्रदेश के एग्जाम में बहुत सवाल पूछे गए। 6.25 ये वाला। एक आदमी 4,800 रुपए में एक टीवी का सेट बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, बहुत बढ़िया। वह दूसरा टीवी 16% की हानि पर बेचता है, चलो लॉस हुआ। यदि कुल मिलाकर ना उसको लॉस तो है ना प्रॉफिट होता है, मतलब ला ना आप ना हानि होती है, तो दूसरे टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अल्टीमेटली एक जो है ना, ए और बी, तो एक 4,800 रुपए में बेचता है, ये बेचने के बाद भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए में होगी और अगर उस पे मैं 20, कितना 20 ही ना, 20% का प्रॉफिट निकलता हो, तो वो चीज 120 में बेचूंगा। मतलब 120 के लिए मुझे 4,800 दिए, तो 100 के लिए कितना, तो ऐसे ही तो करूंगा मैं। 120 के लिए 4,800, तो 100 के लिए कितना, तो 100 × 4,800 डिवाइडेड बाई 120, ये 0 कट 0 कट, 12 4 और 0 0, मतलब वो अल्टीमेटली प्राइस की क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 4,000 हो गई।
अभी वो क्या बोल रहे हैं, मतलब 4800 प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस 4000 हुई, मतलब यह प्रॉफिट कितना हो रहा था, 800 रुपए का ही तो हो रहा था। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहे हैं, दूसरे केस की सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है, पर हमें ये नहीं पता कि उसमें कॉस्ट प्राइस कितनी है, वही निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो दूसरे इस पे 16% की लॉस तो होती है, ये तो पता है 16% का लॉस होता है, पर उस उसमें ना प्रॉफिट ना लॉस होता है टोटल में। मतलब मैं ये कह सकता हूं एज अ वैल्यू, पहले में जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस दूसरे में हो रहा है, ये उतना ही लॉस दूसरे में हो रहा है, 800 रुपए का लॉस हो रहा है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, अगर दूसरे में -800 लॉस हो रहा है और वो दिया गया है कि वो 16% लॉस है, यानी ये कट करूं मैं, यानी 16% के लिए मुझे 800 की वैल्यू दी गई है, तो 100% के लिए कितना कॉस्ट प्राइस मिलेगी, क्रॉस कैलकुलेशन 100 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 16, ये आया 5000। अभी ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस, इसमें मैं लॉस करके बेचता हूं तो इसमें से माइनस करेंगे लॉस, तो अल्टीमेटली मेरी सेलिंग प्राइस क्या आ गई है, 4200। और उन्होंने वही पूछा था मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 4200। थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, पर हमें मैराथन सेशन की वजह से मैं इसे इतना डेप्थली जाके एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस चैप्टर को, क्योंकि इसके पहले बेसिक पता होना जरूरी है, और आई एक्सपेक्ट कि आपका बेसिक्स हो चुका है। ठीक है, वैसे जब अपनी बैच लॉन्च होगी तब उसमें डिटेल्ड में सारे टाइप्स ईच टाइप लिए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। राधा मूव्स टूवर्ड साउथ, अच्छा ये वाला है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्टली देखते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको दो से तीन ही चीजें याद रखना है। जैसे आपकी जो भी राइट हैंड साइड आएगी, भले आप किधर भी देखो, आपकी जो भी राइट हैंड साइड आएगी एज अ मैप में, वो हमेशा ईस्ट साइड रहेगी, पूरब की, और ये रहेगी वेस्ट पश्चिम की साइड, ये रहेगी नॉर्थ उत्तर की साइड, और ये रहेगी दक्षिण की साउथ की साइड। इसका जो बीच का होता है उससे हमेशा साउथ और नॉर्थ से ही कवर किया, मतलब शुरुआत की जाती है। तो जैसे साउथ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ कहा जाएगा साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसे कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इसे कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और ये हुआ साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ ऐसा नहीं कह सकते, शुरुआत हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से ही करना है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए ये, 1 2 3 4, सब डायरेक्शन, और मेन डायरेक्शन कितने, ये 4, टोटल 8। ठीक है, अभी करते हैं सबसे पहले सवाल, डायरेक्टली करते हैं। राधा मूव्स टूवर्ड साउथ ईस्ट, अभी साउथ ईस्ट कैसा होगा, साउथ ये हुआ, ईस्ट हुआ, तो ये ऐसी जा रही है मैडम। ठीक है, चलो इतना तो मुझे पता चल गया। तो ऐसा जाऊं मैं 7 किलोमीटर, यहां से शुरुआत की मैडम ने। ठीक है, देन शी मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 14। तो वेस्ट तो उस साइड है, देखो ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो ऐसी जाने के बाद ऐसी जा रही है 14। अभी फ्रॉम हियर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ये वेस्ट, इधर जा रही है कितना, 7 किलोमीटर, ऐसे ऐसे कहीं तो भी जा रही है 7 किलोमीटर। ठीक है, एंड फाइनली शी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से वो इधर जा रही है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो हाउ फार इज शी फ्रॉम नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये, अब देखो ये तो 14 था, इसमें से 4 यहाँ कवर कर लिया, या बचा कितना ये वाला, उसी एंगल में बचेगा डायरेक्टली 10। कोई और लॉजिक नहीं है, इतना सिंपल है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर सकता हूं, ये डायरेक्टली 14 में से 4 माइनस करके 10 क्यों ले सकता हूं, क्योंकि ये वाला 7 और ये वाला 7 एक दूसरे के लिए पैरेलल है, और सेम ही लेंथ के है, 7 7 सेंटीमीटर, जो कुछ होगा किलोमीटर। इसलिए मैं डायरेक्टली इस 14 से ये 4 माइनस करके 10 ला सकता हूं। सुंदर रन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अगर यहां से शुरुआत करूं
तो ईस्ट में जाऊँ तो 20 मीटर, उसके बाद में वो राइट लेता तो देखो मेरा इधर मुंह है तो राइट मेरा नीचे की तरफ होगा, और नीचे कितना जा रहा है बाबू, 10 मीटर। ठीक है, अभी देन ही टर्न्स टू द राइट एंड रन्स 9 मीटर, यहाँ तक आया। उसके बाद में टर्न्स राइट एंड रन्स 5 मीटर, अबे एंड अगेन ही टर्न्स राइट एंड रन्स 5 मीटर्स, अगेन राइट और 5 मीटर, यहाँ तक आया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रन्स 12 मीटर, यहाँ से आगे 12 मीटर गया, एंड फाइनली ही टर्न्स राइट एंड 6 मीटर, यहाँ से राइट गया 6 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन सुंदर इज फेसिंग, अभी कौन से डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ में। तो इसके लिए मुझे एक बात बताइए, ये इतना 10, 9, 5, 12, 6, 20 ये निकालने की जरूरत थी? मैं डायरेक्टली भी तो ऐसा कर सकता इसको, जैसे देखो ईस्ट में जा रहा है, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, तो अल्टीमेटली देखो राइट कितने बार है, 1 2 3 4 बार राइट, 4 बार राइट, राइट राइट राइट, और ये एक बार लेफ्ट, तो एक बार राइट एक बार लेफ्ट कट, यहाँ 3 बार राइट है। ईस्ट में ओरिजिनली जा रहा था, यहाँ से 3 बार राइट लो, एक बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, तो आप किस तरफ देखिएगा, वो नॉर्थ की तरफ। इतना इजी था। मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमें लास्ट में पूछा क्या है। अगर डिस्टेंस पूछता था तो फिर पहले वाले मेथड से करते थे, पर यहाँ हमें डिस्टेंस पूछा क्या, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, इसलिए डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते। अब इधर देखो, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, नॉर्थ यहाँ होता है, वेस्ट इधर होता है, तो ऐसा कुछ कहीं देख रहा है, ठीक है। अभी इसको भी हम डायरेक्टली डायरेक्शन ही पूछा है, तो किलोमीटर का, सेंटीमीटर का, कोई डायरेक्ट डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 90 डिग्री टर्न करता है वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलो तो ऐसा नॉर्मल 3, 6, 9, 10 बजते, और एंटी क्लॉकवाइज बोलो तो उल्टा 12, 9, 6, 3 ऐसा, ठीक है। तो 9 क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर 90 डिग्री अगेन सेम एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो ये 90 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कट हुआ। अभी वो ऐसा देख रहा था नॉर्थ वेस्ट में, एंटी क्लॉकवाइज जाना है 180 डिग्री, तो ऐसा आएगा देखो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। वैसे 180 में तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्क भी नहीं करता, ऐसे भी जाता तो भी 180 इधर ही आता। ये कितना, ये कौन सा हुआ, साउथ, और ये ईस्ट, तो आप कौन सी डायरेक्शन देख रहा है, साउथ ईस्ट, यानी आंसर ऑप्शन 3। इतने इजी सवाल है। अभी देखो हमें पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखो पूछा क्या है, एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ये वाला पूछा है, ठीक है। अभी हमें कुछ दिया है सवाल, मल्टीप्लाई बोले तो ए इज टू द साउथ ऑफ बी, प्लस बोले तो ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, परसेंटेज मतलब ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, और माइनस मतलब ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। अब ये हमें दिया है इक्वेशन टाइप, तो पी परसेंटेज दिया है, परसेंटेज यानी ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, मतलब पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के ईस्ट में मतलब इस साइड पी है, ठीक है। प्लस दिया है, प्लस यानी प्लस ये नॉर्थ ऑफ बी, तो क्यू इज द नॉर्थ ऑफ आर, तो क्यू इज द नॉर्थ ऑफ आर, मतलब आर उसके नीचे है। अभी आर के बारे में दिया है, आर माइनस एस, माइनस बोले तो ये, तो आर इज टू द वेस्ट ऑफ बी, आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस, तो एस यहां होगा तभी तो वेस्ट में होगा, ठीक है। तो अभी अभी पूछा गया एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के डायरेक्शन में पूछा है, क्यू के डायरेक्शन में एस किधर है, इस साइड है, और ऐसा एंगल कहाँ आता है, ये साउथ, ये ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट। इतना इजी है ना, ठीक है ना, कुछ नहीं, ये इतने इजी सवाल पूछे जाएंगे आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। ये देखो, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस, ब्ला 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 ब्ला, यहाँ तक पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एट दिस पॉइंट। चलो शुरू करें, देखो टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस,
ऑफ अ मेन रोड 150। अच्छा, ये पूरा 150 किलोमीटर का पैच है। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25, यहाँ से 25, उसके बाद में राइट लेती है 15 किलोमीटर चलती है, इसके बाद में लेफ्ट लेती है 25 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में टेक्स द डायरेक्शन बैक टू द मेन रोड, ठीक है, यहाँ तक पहुंची। उसके बाद में दूसरी वाली, ड्यू टू माइनर ब्रेक द अदर कार रन्स ओनली 35। अच्छा, वो यहाँ से 35 तक ही जाया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूछा क्या, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये 25 यहाँ से चल गई, 25 यहाँ से चल गई, टोटल ये 50 चल गई आगे की तरफ, ये 35 चल गई आगे की तरफ, तो 50 और 25 85 हुआ। 85 माइनस कर दो 150 में से, इतना घट जाएगा। ये कितना बचा, 9 10 11 12 13 14 15 6 65। फर्स्ट वन, इतना इजी है, कुछ नहीं किया है मैंने इसमें। क्या किया मैंने, 150 था, ये ऐसी 25 गई, ये 15 गई, ये ऐसी 25 गई, तो अल्टीमेटली यहाँ से तो वो 25 और ये 25 यहाँ तक, और ये 35 यहाँ तक, ये 50 और ये 35, 85 कट किया, 150 में से उतना गया, ये वाला बीच का रास्ता बचा 55। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्यूब और डाइस, क्यूब एंड डाइस। नॉर्मली हम जब बचपन में खेलते थे तो ऐसा ही क्यूब था, वो स्नेक एंड स्लाइडर वाला गेम, ठीक है। उस पे सामने 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लिखा रहता था, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेकर 6 तक ऐसे सम्स दिए गए थे, और उसके बाद में ये भी पता था कि 1 2 3 4 5 6 में से हर एक नंबर को एक ही बार आने का, रिपीट तो होने रहे थे। ये भी था कि 6 के सामने मतलब अपोजिट साइड पे एक ही रहता था, 2 के बाद हमेशा 5 ही रहता था, 3 के अपोजिट में हमेशा 4 ही रहने का। मतलब हर एक की टोटल अगर देखी जाए तो 6 और 1 7, 2 और 5 7, और 3 और 4 7, तीनों की टोटल 7 ही आने की, ये भी हमें पता था। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसका इस्तेमाल अपने मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता है, चैप्टर में सवाल कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। ये वाले सवाल करने के लिए हमें हमेशा एक ही बात याद रखना है कि हमें 3 ही रूल का इस्तेमाल करना है। 3 रूल कौन से है पहले वो देखते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि ये डाइस होता कैसे। देखो ये 2 होगा, 2 का ये अपोजिट वाला इसके नीचे होगा जो दिख नहीं रहा, हमेशा हमें क्यूब की सामने की साइड दिखती है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और टॉप मोस्ट साइड, ये डाइस हुआ। क्यूब इसे कहते हैं। क्यूब में भी ये वाली साइड लेफ्ट वाली राइट वाली और ऊपर वाली यही दिखती है, पर ये क्यूब हो गया जिसके अंदर भी 6 6 पैच है, इधर कुछ नहीं होता है, ये सिंगल है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ना कि उसके बारे में। वो इसलिए बताए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी वाला देखो, ये जो डाइस होता है, डाइस में ये टॉप वाला पार्ट होता है, ये बैक वाला, ये बेस वाला, साइड वाला, फ्रंट वाला सब दिया है। ये क्लोज डाइस है, अगर इसको ओपन करते हैं तो कौन सा किधर लिखा जाएगा वो पता होना चाहिए। जैसे देखो, एक बेस इधर गया, एक बेस इधर गया, एक साइड इधर गई, ये वाली साइड इधर गई, ठीक है। इसमें ये टॉप इधर गया, ये बेस इधर, ये बेस इधर, फ्रंट इधर, मतलब 1 बाय 1 छोड़ के वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इसको सॉल्व कैसे करते, 3 रूल से वो देखते हैं। सबसे पहले देख ले कि नॉर्मल डाइस में 2 टाइप के डाइस आते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉर्मल डाइस। अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला पार्ट 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि टोटल तो 7 है ना। अगर ये अपोजिट में है तो इनका टोटल 7 होगा, मतलब अपोजिट बेस 7 हो जाएगा। अपोजिट बेस 7 हो जाएगा, मतलब सम एडजेसेंट सरफेस इज नॉट 7। ये देखो, ये 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 का ये वाला 2 दिख रहा है, इसको कहेंगे ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब आसपास में है। इसमें 6 5 आसपास में है तो एडजेसेंट, 6 3 आसपास में एडजेसेंट, मतलब अपोजिट तो नहीं है ना। तो अगर जिनका अपोजिट का सम 7 आता है, जिनका अपोजिट का सम 7 आता है, तो उनका एडजेसेंट का तो सम 7 नहीं आएगा। डन डन डन, दोनों में से एक ही होगा ना, या तो एडजेसेंट का सम 7 आएगा या अपोजिट का सम 7 आएगा।
ठीक है। हाँ, और अगर अपोजिट का सम 7 है तो एडजेसेंट का नहीं है, जैसे ये वाला एडजेसेंट का नहीं आएगा। और अगर एडजेसेंट का आता है, एडजेसेंट सरफेस इज 7, सम ऑफ द, तो अपोजिट का नहीं है। तो ऐसे केस में इस वाले जिसमें एडजेसेंट मतलब अगर ये आप 6 और अगर ये आप 2 ही रहते, ये 1 और ये 1, सपोज 2 है, तो ये 5 और 2 7 हुए, मतलब ये एडजेसेंट की टोटल 7 हुई। अगर एडजेसेंट की टोटल 7 है तो अपोजिट वाले की टोटल 7 नहीं होगी। तो अपोजिट वाले की टोटल 7 नहीं है, मतलब वो कौन सा होगा इसमें से, देखो कौन सा होगा, ये वाला। क्योंकि एडजेसेंट की टोटल 7 है, सॉरी ये वाला होगा, एडजेसेंट की टोटल 7 है, एडजेसेंट सरफेस इज 7, ये वाला नॉर्मल डायस। और अगर एडजेसेंट की टोटल 7 नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उसके अपोजिट के साथ होगी, तो वो होगा स्टैंडर्ड डायस। जो हमारे बचपन में हम खेलते थे वो वाला स्टैंडर्ड डायस हुआ करता था, क्योंकि उसमें हमेशा हम 6 डालने की कोशिश करते थे और एक ही गिरता था, क्योंकि वो डायरेक्टली अपोजिट 180 एंगल घूम जाता था, राइट। क्योंकि इस पे भी सवाल पूछे गए हैं। अभी आगे देखते हैं। तो चलिए ये 3 रूल सबसे पहले देखते हैं। इस रूल के अलावा आपको कोई भी अलग से एक भी रूल याद नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं आयोग की तरफ से, वो सभी के सभी इसी रूल में बैठेंगे। यानी वन बाय वन हम पहले इन रूल को सभी देख लेते हैं, फिर इस पे दिए गए सारे सवाल वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला रूल आता है कॉमन रूल। देखो, कॉमन नाम से ही कुछ संख्याएं कॉमन हो सकती है। जैसे ये 2 डाइस दिए गए हैं, अब ये तो पता है आपको कि डाइस की ये टॉप साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ऐसा एक ये डाइस है और ये एक डाइस है। सपोज मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे 2, 3, 4 और इधर 5, 3, 2। अभी देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 डाइस हमें दिए गए हैं और पूछा ये गया है कि व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू नंबर 5। 5 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी। ये तो हमें तय है कि 1 से लेके 6 तक के डिजिट होते हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। कॉमन रूल का इस्तेमाल ऐसे करना है कि इसमें 2 संख्याएं सेम होगी। जैसे देखो, ये 3 नंबर इस साइड है, इस साइड भी है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर है। तो जो कॉमन है उसका एक ग्रुप बनाएंगे और जो अनकॉमन होता है उसका एक ग्रुप बनाएंगे। कॉमन में 3 और 2 ये संख्या है और अनकॉमन में 4 और 5 है। तो जो अनकॉमन बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ गया, कोई टेंशन नहीं। दोबारा से कह रहा हूं, जो अनकॉमन बचते हैं वही होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। जो कॉमन बचते हैं वो अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, इतना सा सिंपल सा रूल है। अभी इसमें देखते हैं दूसरा रूल। अभी देखो, जैसा मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं पेन को, ताकि थिकनेस आपको बराबर से दिखे। हाँ, देखो, अभी ये वाला रूल है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जैसा मैंने कहा था, सपोज यहां मैंने 5 लिखा है या 6 लिखा है या 4 लिखा है, यहां 5 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। अभी जैसा देखो, एडजेसेंट रूल में 6 के एडजेसेंट 4 है, 6 के एडजेसेंट 5 है, 5 के एडजेसेंट 4 भी है और 6 भी है, 6 के एडजेसेंट में 5 भी है, 6 भी है। मतलब एडजेसेंट वो एक जगह होती है जो सामने आपको दिखती है, अपोज वाली तो दिखती नहीं है। जैसे 6 के अपोजिट में इसके 4 के पीछे वाली मुझे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है। सवाल ऐसे पूछा जाता है, जैसे यहां कौन सा नंबर है जो 5 के अपोजिट में है। ठीक है, अभी देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मुझे 5 के अपोजिट में पूछा है। 5 के बगल में ही मुझे 6 है, तो वो अपोज में कैसे हो सकता है। 5 के बगल में ही 4 है, तो वो भी अपोज में नहीं। 5 के बगल में 2 है और 1 है, तो बचा कौन सा, 5 के बगल मतलब अपोजिट में रहेगा 3। तो ये इसमें हमारा जवाब होगा 3। इतना सीधा सा रूल है। कॉमन रूल में हमने क्या देखा
कि दो संख्याएं दो इसमें सेम होती है, जो अनकॉमन बचता है वो अपोज में होता है। और एडजेसेंट रूल में एक ही संख्या कॉमन होती है, पर दिए गए संख्या को हम एलिमिनेट करके जो नहीं है वो होता है अपोज में। रूल समझ गया? ये सारे रूल आपको बुक में लिख लेने हैं, ठीक है। और एक लास्ट वाला रोटेशनल रूल, ये भी सबसे इजी है। जैसे मैं कोई भी डिजिट लेता हूं, 6 5 2 6 3 और 1, ठीक है। अभी देखो, रोटेशनल रूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या कॉमन होती है। कॉमन रूल में दो संख्या कॉमन होगी, इसमें एक ही संख्या कॉमन है। कॉमन कौन सी है? ये एक 6 और ये एक 6। बाकी कोई कॉमन है? नहीं है। अभी इस 6 से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है, पर आप एक ही बात याद रखो, आपको क्लॉकवाइज ही जाना है। क्लॉकवाइज इन द सेंस, देखो ऐसा 12, ये 3, ये 6 और ये 9, तो इस दिशा में आपको घूमना है। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। एंटी क्लॉकवाइज ऐसा उल्टा होता है, 9 से 6, 3, 12, वैसा नहीं जाना, आपको क्लॉकवाइज ही जाना है, ठीक है। अभी देखो, 6 से शुरुआत किया तो यहां से हम गए 2 पे, 2 से गए 5 पे, 5 से दोबारा हमारे घर पहुंच गए 6 तक। इस वाले केस में 6 से जो कॉमन रहेगा उसी से शुरुआत करना है। 6 से लेके 1 तक, 1 से लेके 3 तक, 3 से लेके 6 तक। अभी जो ये बीच के नंबर बचते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, समझ गया? अभी देखो, 2 के अपोज में 1 है, 5 के अपोज में 3 है, बचा हुआ कौन सा नंबर है? 4। तो 4 के अपोज में बचा हुआ 6 रहेगा। तो इसमें से कोई भी सवाल पूछेगा, या तो 5 के अपोज में बताओ, या 1 के अपोज में बताओ, या 4 के अपोज में बताओ। तो तीनों रूल समझ गए। कॉमन रूल में दो संख्याएं सेम होगी, उसमें से कॉमन कॉमन हटा देना है, जो अनकॉमन बचेगा वो आपके अपोज में। एडजेसेंट रूल में जो भी बगल में दिए गए उसको हटा दो, जो बचा है वो उसके अपोज में। और रोटेशनल रूल में एक ही नंबर होता है सेम, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और ये ऐसा अपोज में निकल लेना है। ये 3 रूल के अलावा कोई भी रूल आपको याद करना नहीं है। अभी आइए इस पे सवाल करते हैं, कैसे आते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल अभी यहां दिख रहा है आपको, नंबर 5 के अपोज में कौन सा आएगा? 2 पोजिशंस आर ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपियर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5। अभी 5 कहा दिया, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 दिख रहा है, ठीक है। अभी इसके अपोज में मतलब इसके पीछे, ठीक है। अगर हम कोई भी रूल, देखो ये जरूरी नहीं कि एक सवाल में एक ही रूल अप्लाई होना चाहिए, इसी सेम सवाल में तीनों की तीनों भी रूल अप्लाई हो सकते। आपको एग्जाम के वक्त कौन सा याद आता है वो आपको देखना है। मुझे एडजेसेंट याद आया, मैंने एडजेसेंट से किया, सामने वाले ने कॉमन से किया, इसने रोटेशनल से किया, कोई दिक्कत नहीं। मेथड्स या रूल्स अलग अलग अप्लाई किए जा सकते हैं, बट सभी का जवाब एक ही रहेगा, ठीक है। तो अभी 5, 5 के बगल में 1 है, 5 के बगल में 2 है, तो ये तो आपस में आएंगे नहीं, तो 2 हट गया और वैसे भी 1 हट गया। और कुछ अप्लाई कर सकते नहीं, फिर भी 2 ऑप्शन पूछे, मतलब एडजेसेंट से तो काम नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी और देखते हैं। हाँ, पर मुझे एक बात दिख रही, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब दोनों डाइस में 2 कॉमन है। मतलब कॉमन में कौन सा हुआ? 2 और 1। तो बचे हुआ अनकॉमन कौन सा है? 5 और 4। तो ये एक दूसरे के अपोज में हो गए, यानी 5 के अपोज में 4, यानी अपना आंसर ऑप्शन डी। इतना इजी होता है। और एक सवाल करते हैं। देखो, अभी हमें दोबारा से 5 नंबर के अपोज में कौन सा है। देखो, जैसा यहां आप एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फिर अपना जवाब निकालो और फिर मेरा वाला जवाब देखो। देखो, इसमें कैसा करना है? 5 यहां दिख रहा है, चलो 3 यहां दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लगा सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक 3 और एक 3 एक ही नंबर कॉमन है, तो इसको मैं रोटेशनल के वे से जाऊंगा। यहां से ऐसा क्लॉकवाइज इधर जाएंगे, यहां से भी ऐसा क्लॉकवाइज यहां जाएंगे। सो पहले वाले डायस का 3 से लेके 5, 5 से लेके 1, 1 से वापिस घर वापसी। उसके बाद में 3 6 2 और दोबारा से 3, यानी 5 के अपोजिट में कौन सा आ रहा है? 6, यानी मेरा आंसर ऑप्शन हुआ सी, ठीक है। अभी और देखिए, जैसे यहां मुझे कहा गया है
कि 6 के अपोज में कौन सा है। अभी देखो 6 के बगल में ही मुझे 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 तो हट गया, 3 भी हट गया। 6 के बगल में 4 और 2 दिख रहा है, 4 भी हट गया, तो बचा 1। अभी मैंने सिर्फ ये 2 डाइस का इस्तेमाल किया और एडजेसेंट रूल का इस्तेमाल किया, बाकी इन 2 डाइस को देखा भी नहीं। आप इसमें कॉमन भी रूल अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप रोटेशनल भी रूल अप्लाई कर सकते हो, जवाब तो एक ही आना है। ठीक है, अभी देखो इसमें एक के अपोजिट में मतलब बॉटम में कौन सा रहेगा। देखो अभी मुझे यहाँ 6 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये जो अनकॉमन है एक के बगल मतलब अपोजिट में 5, डायरेक्टली हम कॉमन रूल का अप्लाई करके इसका जवाब निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही करना है, इन 3 रूल के अलावा कोई भी रूल आपको करना नहीं है। और एक देख लेते हैं, जैसा अभी 4 के अपोजिट में कौन सा है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने जनों का राइट आ सकता है। हाँ, इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स होता ही है, तो वहां जाके आप आपका प्रॉब्लम लिख सकते हो। ठीक है, देखो अभी मुझे 4 के अपोजिट पूछा है ना, 4 नंबर तो है नहीं इसमें, पर और क्या दिख रहा है, देखो एक और एक कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो रोटेशनल लगा सकते से 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, इसमें 1 से लेके 6, 6 से लेके 5। अभी 2 और 6 अपोज में है, 3 और 5 अपोज में है, तो नंबर कौन सा बचा, 4, तो 4 और 1 अपोज में आएंगे। मुझे 4 के अपोज में पूछा है, तो नंबर 1 यानी आंसर ऑप्शन ए। इतना इजी होता है। ठीक है, और एक देखो प्लस के, अब देखो यहां सिंबॉलिक कैरेक्टर में भी सवाल बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि नंबर्स में ही हो। अभी मुझे प्लस के अपोजिट में पूछा है, पहले देख लो प्लस कहाँ है, यहां है और यहां है। अभी प्लस के बगल में डॉलर दिख रहा है और परसेंटेज दिख रहा है, तो परसेंटेज हटा दिया, डॉलर हटा दिया। प्लस के बगल में परसेंटेज है और जीरो है, जीरो तो नहीं है, ठीक है चलो। और कोई लगा सकते हैं ऑप्शन में, देखो अभी देखो यहां परसेंटेज और नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। हाँ ये देखो, यहां मल्टीप्लाई और जीरो, यहां मल्टीप्लाई और जीरो कॉमन है, तो ये वाले अनकॉमन बचेंगे। परसेंटेज के अपोज में माइनस आएगा, तो ये वाला माइनस तो परसेंटेज के अपोज में चलेगा, फिर प्लस को कैसे आएगा, तो बचा हुआ सिर्फ ये एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, यानी सी आंसर ऑप्शन। तो जो चाहे वो आप रूल लगा सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, ये हुआ आज का इतना। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं लिख देता हूं, ये वाला जो टॉपिक है ना, जैसे देखो पार्टनरशिप इसे कहा जाएगा। नॉर्मली इस पे सवाल पूछे गए हैं, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी जोड़ के दे सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा हमें प्रॉफिट होता है, फिर कभी लॉस होता है, लाभ और हानि होता है, ये एक सब चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह कर लिया, तो पार्टनरशिप का भी काफी सवाल आपके सॉल्व हो सकते हैं। देखते चलो इसमें क्या है। तो देखो इस पार्टनरशिप चैप्टर में हमें करना क्या होता है। देखो नॉर्मल जिंदगी में हम कुछ ना कुछ किसी से पार्टनरशिप करते हैं, कोई ना कोई पर्सन अपने साथ होता ही है। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे ए एक है, बी एक है, सी एक है। ए बंदे कुछ ए बी सी तीनों बंदे आए, चलो पहले 2 बंदे आए ए और बी। इसने 10,000 रुपए लाए, इसने 15,000 रुपए लाए। 6 महीने तक दोनों ने काम किया, तो 6 महीने काम किया, 6 महीने काम किया। 6 महीने के बाद सी बंदा आता है, वो बोलता है मुझे भी ले लो अपने बिजनेस में। तो ये बोलता है ठीक है, तो कितना पैसा लेके आ रहा है, वो बोलता है मैं तो 30,000 रुपए लेके आ रहा हूँ। कितना, 30,000। तो ये बोलते चलो ठीक है आ जा। पर इसने अगले 6 महीने जो काम किया, पर ये तो कंटिन्यू है ना, इनको और 6 महीने मतलब टोटल इन्होंने पूरा 12 महीने काम किया। इन्होंने 12 महीने काम किया और ये तो 6 महीने के बाद आया, तो बचे हुए 6 साल भर के हिसाब से हम प्रॉफिट अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो इसमें हो क्या रहा है। ये बंदा 10,000 कैपिटल लेके आ रहा है, ये 15,000 लेके आया, ये 30,000 लेके आया। ये 12 महीने पूरे काम किया, इसने भी 12 महीने काम किया, पर इसने तो 6 महीने काम किया। तो हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस तय करना होता है, लाभ और हानि, हमें हमेशा इन दिए गए कैपिटल और टाइम, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी रेशो निकलेगा, उसी रेशो में
हम प्रॉफिट भी बांटेंगे या लॉस भी बांटेंगे, जो भी हो। जैसे अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के पहले जितना ये संख्या छोटी हो सकती है उतना छोटा कर लो। जैसे देखो ये 3 जीरो लास्ट के मैं कट कर देता हूं तो रेशो में तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। और छोटा कैसे कर सकते हो, देखो 5 से 5 2, 5 से 3 गुना, 5 से 6। और छोटा हो सकता है, देखो 6 दूने 6 दूने 6 एकम 6। ठीक है, अभी देखो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 6 एक 6। और छोटा कर सकते हैं 2 से, देख सबको डिवाइड होता है, 2 2 2 3 2 3। तो इनका जो भी प्रॉफिट रेशियो आएगा वो इसी इसमें आएगा। ठीक है, मतलब आपको पता चल रहा है क्या कि जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस रेशियो निकालना है वो हमें कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर चाहे जो जितने पीरियड के लिए आए उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। जैसे हम डायरेक्टली अगर सवाल पे आते हैं, देखो ये वन शॉट रिवीजन बैच है तो इसमें ज्यादा डेप्थली तो मैं जा नहीं सकता। जब भी नई बैच आएगी जिसमें नया डेप्थली में सिखाऊंगा तब आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। अलग अलग टाइप्स में जैसे एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मतलब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का किया, एवरेज का किया, वैसे ही। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या दिया गया है, कृष्णा हैज स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 9,000। 9,000 से शुरू किया। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें रेड लेता हूँ और इसमें ये ग्रीन वाला लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसने 9,000 से स्टार्ट किया कृष्णा ने, और उसके बाद में 4 मंथ्स लेटर, देखो 4 मंथ्स लेटर रानी ज्वाइन द रानी ज्वाइन द बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 12,000। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट्स वाज 2,550, तो व्हाट विल बी द शेयरिंग ऑफ रानी। देखो सबसे पहले तो आया कृष्णा, कृष्णा के बाद उसकी मैडम आई रानी। कृष्णा ने कितना लगाया था कैपिटल, 9,000 रुपए। रानी कितना लेके आई थी, 12,000 रुपए। तो ये हुआ कैपिटल। ठीक है, अब इस कैपिटल को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये बंदा तो पूरे साल के लिए था, देखो यहां लिखा है ना एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट है, उसे हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12। और ये मैडम आई 4 महीने के बाद, मतलब 12 में से 4 महीने तो गुजर चुके थे तो बचे 8 महीने। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कट कर लेंगे जीरो ताकि मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत ना हो। और कम कर सकते, देखो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। और कम कर सकते 4 3 4 2 जा। अभी देखो 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 8, मतलब इन दोनों का रेशो क्या आया, 9:8। बस अभी इस 2550 को 9:8 रेशो में हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अभी क्या करना होता है, 2550 इसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को एडिशन से। 9 और 8 कितना होता है, 17। 17 से पहले डिवाइड कर लो, 17 17 1 जा 17, 85 8 आता है, 17 5 जा 85 और 0 का 0 यानी 150। अब इस 150 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो और इस 150 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। हमें तो पूछा है रानी का, सो 15 इंटू 10 120 और ऊपर का 0 यानी रानी मैडम को मिलेगा 1,200 रुपए। ठीक है, इतना इजी होता है। देखो ये कैसा डिवाइड करना होता है, ये क्या होता है, ये रेशो प्रोपोर्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले प्रॉब्लम में देखो, एक बार अच्छे से ये सारा प्रॉब्लम पढ़ लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आया तो फिर दोबारा से देखो। अमन हैज स्टार्टेड, देखो सबसे पहले इसमें ना आपको कैरेक्टर ढूंढने की, कितने दिए कैरेक्टर। देखो आप पढ़ते पढ़ते मुझे पता चल रहा है अमन एक कैरेक्टर है, उसके बाद में एक राखी एक है, और उसके बाद सागर एक है। चलो 3 कैरेक्टर तो हो गए, तो इसको लिख लो अमन। अच्छा ये कौन सा कलर है, ये वाला लो, देखो अमन, राखी मैडम और ये सागर। ठीक है, अभी अमन ने कितना कैपिटल लाया है, 70,000 का। राखी मैडम लेके आई 1,05,000 का। और ये सागर
1.4 लाख मतलब 1,40,000 रुपए लेके आया। अभी दिया क्या है पढ़ लो। राखी ज्वाइन हिम आफ्टर 6 मंथ्स। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितने सालों के लिए, कितने दिनों के लिए याद दिया देखो, 3 इयर्स के लिए है। ठीक है, 3 सालों के लिए। अगर महीने में कन्वर्ट करें, एक साल में 12 महीने आते तो 3 साल में 36 महीने आएंगे। तो ये तो पूरे दिन के लिए था, मतलब पूरे साल के लिए था। अभी राखी मैडम 6 महीने बाद आई है, मतलब 36 में से 6 गए तो ये 30 महीनों का प्रॉफिट शेयर करेगी। ठीक है, और ये जो सागर आया है यहां आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब ये 6 महीने गुजरने के बाद 6 महीने के बाद आया। यानी टोटल या 6 और उसके बाद 6, मतलब टोटल 12 महीने के बाद आया। 36 में से 12 गए 24। अब इसको पहले छोटा कर लो, देखो ये 0 0 कट। और कैसा छोटा कर सकते हैं, देखो 7 से तीनों को डिवाइड होता है, तो पहले 7 से डिवाइड कर लो। देखो 7 1 जा 7, 7 0 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा और 7 0, 5 से जाता है, 5 दूने 5 तिया 5 चौवा। और क्या जाता है देखो, इसको 6 से जाता है, 6 6 6 पंजे 6 चौवा। और क्या, बस ये 6 × 2 12, 5 × 3 15 और ये 4 × 4 16। बाद में बचे हुए का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो इनका प्रॉफिट रेशियो कितना आया, 12:15:16। ऐसा ऑप्शन का है आंसर, ऑप्शन 2। बस इतना ही करना है, ये सारा आप लिख लो। सारे के सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे टाइप्स आपको आपके बुक में लिखना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये वाला देखो, प्रिया एंड शारदा। ठीक है, दो बंदे हैं, एक तो है प्रिया और दूसरी है शारदा। अब प्रिया स्टार्ट किया बिजनेस, 1,50,000 रुपए लेके, 1.5 लाख रुपए लेके आई, और ये शारदा 2,40,000 रुपए लेके आई। अब 0 0 तो पहले ही कट कर लो। अभी क्या बोला है, एट द ईयर एंड प्रॉफिट उनको हो रहा है, पर कितने महीनों के लिए, कितना टाइम पीरियड कुछ नहीं दिया, तो वैसे भी इक्वल आएगा, तो इक्वल रखे कोई फायदा नहीं, तो इसी रेशियो में बांट लो। और एक 0 कट हो रहा है, 3 से भाग जाता है, देखो 3 × 5 15, 3 × 6 अप्लाई, 3 × 8 24। तो हमारा रेशो क्या बना, 5:8। अभी इस रेशो में 65,000 को हमें डिवाइड करना है, तो ये 65,000 उसको डिवाइड करेंगे इसके एडिशन से, 8 और 5 13, 13 5 जा 65, आगे 3 0। तो 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हुआ, 8 5 जा 40 और ये 5 5 जा 25। बोल तो प्रिया को मिलेंगे 25,000, शारदा को मिलेंगे 40,000। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। इतना इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है, अभी तक हमने कभी फॉर्मूला चेंज किया है, वही बेसिक फॉर्मूला, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, और कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो प्रॉब्लम उतने देर में आपका जल्द से जल्द सॉल्व होगा जितने आपकी कैलकुलेशन स्पीड है। और कैलकुलेशन स्पीड कैसी बनेगी, रातों रात तो बनेगी नहीं, उसको आपको ट्रिमेंडसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके घर में अगर कैलकुलेटर तो अभी कभी फेंक दो उसे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप डिपेंड रहोगे किसी चीज पर, कैलकुलेटर या मोबाइल, तो आपको कैलकुलेशन अपने आप से नहीं आएगा। आप कोशिश करो, पहले पहले वक्त लग सकता है, ऐसा मत सोचना कि अभी 21 मई को एग्जाम है तो अभी तो कैलकुलेटर पे कर ले, तो बाद में का बाद में देखेंगे, नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये कोई चीजें दी नहीं जाने वाली है। ठीक है, अब ये वाला देखो, A start a business by investing 500, B joins him after 2 months by investing 400, or C joins him after 6 months by investing 800. If the annual profit is 444, then find the profit of C. ठीक है, हमें ABC बंदे दिए गए, A B C। A ने कितने लाए, 500 रुपए लाए, B ने कितने लाए, पहले कैपिटल तो लिख लो 400, और C ने लाए 800। अभी पूरे एक साल के लिए, तो ये तो 12 महीने के लिए था ए। ठीक है, बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 2 मंथ्स, बोल तो 12 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके थे, तो ये 10 महीने के लिए प्रॉफिट शेयर करेगा। और यहाँ सी 6 महीने बाद आया, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे। अभी पहले इसको रेशियो निकालने के लिए पहले 0 0 कट कर लो। अभी और कुछ कट कर सकते हैं, देखो, हाँ 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 5 × 6 30,
4 इंटू 5 20, 8 इंटू 3 24। और इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से जाता है देखो, 2 15, ये 10, ये 12। अब इससे छोटा नहीं होगा। 15 10 12 में 444 को डिवाइड करना है। इसका टोटल कितना होता है? 37। 37 वन जा 37, कितने बचे? 3 4 5 6 7 8, 37 टू जा 84। अभी हमें निकालना है सी का नंबर 12 है, तो मल्टीप्लाई 12 कर लो। सो 12 इंटू 12 144, यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी। अगर हमें ए का पूछते तो इस 12 से 15 को मल्टीप्लाई करते तो 12 इंटू 15 180। अगर हमें 10 का पूछते तो 120, मतलब 12 इंटू 10 120। तो जिसका पूछा गया है उसका करना है। इसमें भी हमने क्या किया है, दिए गए कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करके इनका रेशो निकाला। रेशो भी सबसे छोटे कम से कम फॉर्म में निकाला और उसको उसमें डिवाइड करके बांट दिया। ये वाला देखो, एबीसी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया है। इसका भी जवाब आपको खुद से देना है। ये वाला मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है? ये आपको होमवर्क करना है। होमवर्क करते समय इसका जवाब खुद से ढूंढो और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? बहुत बढ़िया सा प्यारा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। वही कैपिटल वही टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन, रेशो आएगा, रेशो में प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया गया उसको बांट दो, निकाल लो। पूछा किसके? हमें ए का पूछा है, तो ए को मद्देनजर रखिए और निकालिए। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? नेक्स्ट, अभी आगे का चैप्टर देखते हैं। आगे का चैप्टर हमारा सबसे बढ़िया और मन पसंदीदा चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन। हिंदी में इसे कहेंगे खूनी रिश्ता, ठीक है? अब इस वाले चैप्टर में आपको देखो, नॉर्मली हमें हमारे पापा के साइड मतलब पैटर्नल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, और मम्मा के साइड मैटरनल। तो मदर के साइड और पापा के साइड के दोनों के रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अंकल किसे कहते हैं, चाचा किसे कहते हैं, फादर के फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के फादर ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके बाद में इधर मम्मा के साइड जो देखते हैं, मम्मा का भाई हमारा अंकल होता है, पापा का भाई भी अंकल होता है। इंग्लिश में दोनों सेम ही अंकल अंकल कहते हैं, पर हमारे हिंदी में अलग अलग होता है। ये वाले साइड को कहते हैं चाचा, ये वाले साइड को कहते हैं मामा, ठीक है? तो ऐसा अलग अलग आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर शादी हो चुके तो इन लॉस होते, मतलब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ऐसे अलग अलग रिलेशन हम रोजमर्रा के जीवन में अपनाते ही है और हमें पता ही है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट ट्रिक यही होता है कि आपको खुद ही सोचना है, क्या उस दिए गए एग्जाम्पल पे आप खुद हो और आपको आपके रिलेशन सोच के फटक से आंसर लाना है। यही इसकी खासियत है और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। पहला सवाल देखो, कल्याणी इज द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब शादी हो चुकी कल्याणी की, कल्याण वीना की। तो कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना। हु इज द सिस्टर इन लॉ। देखो, जब भी ऐसा डब्ल्यूएच क्वेश्चन आए हु, तो हमें ये तय नहीं मतलब पता नहीं चल पाता कि ये हु किसके लिए दिया है। ये हु कल्याणी के लिए दिया, ये वीना के लिए दिया। तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये डब्ल्यूएच के पहले जो लेटेस्ट में नाम आता है उसको चिपक के उसको लगकर वो उसी के बारे में दिया गया होता है। तो ये हु हमें वीना के बारे में दिया है, ठीक है? तो सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, धीरज इज द फादर इन लॉ ऑफ द सुदीप एंड द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। सो हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, मतलब कल्याणी और अशोक का आपस में रिश्ता क्या है। तो कल्याणी का रिश्ता अशोक के हिसाब से पूछा है, ठीक है? तो अभी देखो कैसा निकालने से। कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना, मतलब ये वीना मैडम है, वीना की शादी हो चुकी है, इसका कोई पति है और पति का ये मम्मा है जिसका नाम कल्याणी है, तभी तो ये वीना की मदर इन लॉ होगी, ठीक है? अभी हु मतलब वीना इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, मतलब इसका जो पति है उसका कोई तो भी भाई है, वो अशोक है, तभी तो ये अशोक की भाभी होगी। भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ, ठीक है? अभी एक बात याद रखो, हमें पूछा क्या है, कल्याणी और अशोक का रिश्ता। कल्याणी भी मिल गई,
अशोक भी मिल गया तो आगे की पढ़ने की जरूरत है। ऐसा ही कमीशन करेगा, आपको जबरदस्ती का डेटा देगा जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अभी मुझे बता, अशोक, अशोक का भाई ये जो ये इसका पति है वीना का, तो मेरे भाई की माँ मेरी कौन है? मेरी भी तो मदर ही होगी, तो आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो अशोक की ये मम्मी हो गई कल्याणी, राइट। आगे देखो, ये वाला भी बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा पजल टाइप का है। जैसा देखो, इफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मींस दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए ऐसा अगर दिया गया है ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी का ये ए भाई हो गया। भाई हुआ मतलब ये मेल मेंबर हुआ। मेल मेंबर है तो स्क्वायर बॉक्स करो, फीमेल है तो सर्कल करो। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि बी ए का मतलब ए बी का भाई है तो ए मेल मेंबर है। पर ये हम तय कर सक रहे हैं क्या कि बी मेल या फीमेल है? नहीं, क्योंकि अगर ये फीमेल होती तो भी सही होता, क्योंकि बहन का भाई, और ये अगर मेल होता तो भी सही होता, भाई का भाई। तो बी का जेंडर हम पता नहीं कर सक रहे, पर ए का तो जेंडर पता चल रहा है। ऐसे ही हमें क्या दिया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी, तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं ए ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, सी मल्टीप्लाई बाय डी, यानी बी का ए भाई है मतलब ए मेल मेंबर है। ठीक है सॉरी, सी का ये बी भाई है, यानी मैं सॉरी कोई तो भी याद कर रहा है। ठीक है, डी का ये भाई है सी, तो ये भी मेल मेंबर। पर डी के बारे में हम कुछ कह सकते नहीं कह सकते, इसका मतलब ये मेल मेंबर हुआ, ये भी मेल मेंबर हुआ, ये भी मेल मेंबर हुआ। ये आइदर मेल हो सकता है या और फीमेल भी हो सकती है। और हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, यानी अनट्रू, यानी रॉन्ग पूछा है। अब इसमें रॉन्ग देखो क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई है ए, बराबर भाई है, तो ये तो बराबर है, ये बराबर स्टेटमेंट है। पर हमें तो रॉन्ग पूछा गया, तो इसलिए हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन नहीं है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, अरे ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो अपने बाप ए सी का भी तो भाई हुआ, तो कैंसिल, ये सही है। पर हमारे हिसाब से ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमें तो रॉन्ग ढूंढना है। ए बी सी आर मेल, ऑफकोर्स ए बी सी आर मेल, सही है, पर हमारे हिसाब से रॉन्ग। पर यहां देखो, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी ब्रदर है या सिस्टर है हमें पता नहीं, इधर मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, तो ये दिया गया स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें रॉन्ग ही ढूंढना था। सो हमारा आंसर ऑप्शन हुआ 4। ऐसे आपको करना है, इतना इजी है, कुछ भी नहीं। देखो मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो खाली ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी को 40% और दूसरे कैटेगरी को 30% लाना है। पर जो फॉरेस्ट के लिए कर रहे हैं उनको तो पूरी तैयारी करना है, हर एक सवाल का जवाब उनका सही आना चाहिए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर फिर भी करना तो है ही। ठीक है, अभी इसमें देखो, इफ ए डॉलर मींस ए इज द फादर ऑफ बी, हर एक का अलग अलग दिया है, मतलब या कुछ हैश है, या डॉलर है, या एट द रेट है, यहाँ स्टार है, तो इनका मतलब पहले मैं लिख लूं। देखो, डॉलर मतलब फादर होता है, ये देखो मैं आपको यहाँ समझाने के हिसाब से दोबारा लिख रहा हूं, एग्जाम में ये दोबारा नहीं लिखना है, वहां किसी को आपको समझाना नहीं है। ठीक है, यहाँ हैश मतलब सिस्टर, स्टार मतलब डॉटर, और एट द रेट यानी ब्रदर। अब देखो मुझे पूछा क्या है, देन सिलेक्ट द रिलेशन चेन दैट इंडिकेट्स आर टी एम आर सिबलिंग्स। आर टी एम सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स यानी कौन, जो एक ही मां से पैदा हुए, मतलब आइदर वो भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर, सिस्टर और सिस्टर, या ब्रदर और ब्रदर और ब्रदर, तीनों रिलेशन होंगे। ठीक है, ये होते हैं सिबलिंग्स। अभी देखो हमें आरटीएम कहाँ कहाँ दिया गया, याद दिया, याद दिया, याद दिया, याद दिया। अब देखो, अगर आरटीएम ब्रदर और सिस्टर, या सिस्टर और ब्रदर, या ब्रदर ब्रदर, या सिस्टर सिस्टर होना चाहिए, तो ये स्टार का मतलब क्या है, डॉटर। मतलब यहां ऐसा हो रहा है क्या कि टी इज द डॉटर ऑफ एम, अगर टी एम की डॉटर है तो सिबलिंग कैसे होगा,
मतलब ये स्टार वाला नहीं चलेगा। और स्टार कहाँ है, देखो यहाँ पे भी स्टार है, तो ये भी नहीं चलेगा। और देखो कुछ मिल रहा है क्या, डॉलर यानी फादर, आर ये फादर है, टी का फादर हो गया, तो सिबलिंग कैसा होगा, ये भी नहीं चलेगा। तो चलेगा कौन सा, सिर्फ सिस्टर वाला चलेगा या ब्रदर वाला चलेगा, यानी हैश और एट द रेट चलेगा, या एट द रेट है हैश है, तो ये दोनों चलेंगे। सो आंसर ऑप्शन 4। ऐसा आपको निकलना है। मतलब पजल कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट में भी ब्लड रिलेशन का चैप्टर पूछा गया है। ऐसा ही करता है कमीशन भी, ऐसा ही करेगा आपके साथ, 2 से 3 चैप्टर को मिलाकर एक सिंगल टाइप बना के आपको सवाल पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं बड़े शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं, वन शॉट रिवीजन है, कम से कम समय में आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर लेनी है, इसलिए सारे अलग अलग टाइप के सवाल लेकर आए हो। ये जब तक आप खुद से करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ क्या दिया है, ये वाला कुछ इक्वेशन दिया है, हर एक का मीनिंग दिया है और पूछा गया है ऑप्शंस के जरिए हर एक स्टेटमेंट में। जैसे अभी देखो, इस वाले को अगर मैं लिखता हूं और ड्रॉ करता हूं तो कैसे करूंगा, देखो m प्लस n, और प्लस यानी x इज द सिस्टर ऑफ y, तो m इज द सिस्टर ऑफ n, तो ऐसा निकलो m इज द, एक मिनट ये वाला कलर नहीं लेते हम, ये वाला लेते, m इज द सिस्टर ऑफ n, m इज द सिस्टर ऑफ n, ऐसा ही सिस्टर बोले तो फीमेल, आगे दिया माइनस, माइनस बोले तो x इज द ब्रदर ऑफ y, सो n इज द ब्रदर ऑफ o, तो ये ब्रदर मतलब मेल मेंबर o, पर o का तो जेंडर अभी तक पता नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यानी डॉटर, तो o इज द डॉटर ऑफ p, o इज द डॉटर ऑफ p, डॉटर ऑफ p बोल तो ये तो फीमेल हुई, पर p ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, आई डोंट नो। और आगे डिवाइड डिवीजन मतलब x इज द मदर ऑफ y, p इज द मदर ऑफ q, p इज द मदर ऑफ q, तो इसको और एक है q। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा, अगर o की ये फादर या मदर हो सकती है और ये इसका लड़का या लड़की हो सकती है, तो ये भी लड़का हुआ, ये भी लड़का हुआ, और ये भी लड़का लड़की जो भी है, कोई उससे फर्क नहीं गिरता है। पर ये तो कह सकते हो कि एम एन ओ क्यू आर द चिल्ड्रंस ऑफ पी, कह सकते हो, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, एम एन ओ क्यू आर द चिल्ड्रंस ऑफ पी। फिर इसमें ये अगर फादर है, फादर को भी चिल्ड्रन होंगे, और मदर है तो मदर के भी चिल्ड्रन होंगे, यानी उससे कोई फर्क नहीं गिरता। पर इतना तो तय है कि एम एन ओ क्यू आर सिबलिंग्स, और उसके पापा या मम्मी भी है हो सकते हैं, ऐसा ही ऐसा करना होता है। ठीक है, अब ये वाला देखो, अली कल्लू दामू, अब इस वाले को कैसा करेंगे, देखो अली, अच्छा वन बाय वन लिख ले, अली इज द ब्रदर ऑफ बाला, अली इज द ब्रदर मतलब मेल ऑफ बाला। सेकंड स्टेटमेंट, कल्लू इज द फादर ऑफ अली, कल्लू इज द फादर बोल तो कल्लू यहां, और ये फादर है मतलब मेल मेंबर, तो ये भी तो इसका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, मुझे पता नहीं। दामू इज द ब्रदर ऑफ नीला, नीला का है मुझे पता नहीं। अगला स्टेटमेंट, नीला इज द डॉटर ऑफ बाला, नीला इज द डॉटर ऑफ बाला मतलब इसकी एक डॉटर है नीला, और ये डॉटर है मतलब फीमेल है। और ये एक स्टेटमेंट बचा था, दामू इज द ब्रदर ऑफ नीला, तो इसका ब्रदर दामू मतलब भाई हुआ। अब पूछा क्या है, देन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स दामूज पैटर्नल अंकल, पैटर्नल मतलब पापा के फादर के साइड का, तो दामू के अंकल बोले तो अगर बाला ये दामू का फादर है, तो फादर का भाई मतलब अली दामू का अंकल हुआ। पर हमें ये तय नहीं है ना कि बाला ये उसकी मतलब बाला ये उसका पापा है या मामा है, पता नहीं। इसका मतलब बाला का जब तक हमें जेंडर पता नहीं हम तय नहीं कर सकते, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, वन नीड्स टू नो द बाला सेक्स, ये जेंडर पता होना जरूरी है। तुरंत ऐसा इसको फादर समझ के दामू के फादर का भाई अली यानी दामू का चचा है अंकल है, तो सीधा अली ऑप्शन ए ऑप्शन टिक करे तो गलत हो जाएगा। तो पहले देखा करो कि ऑप्शन चारों क्या दिए गए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये वाला करो नित्या, देखो एक बार पढ़ लो, देखो मैं तो पढ़ चुका हूं बहुत बार, ये सॉल्व कर चुका हूं, मुझे तो ये सारे लर्न हो चुके। आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ना है अच्छे से वीडियो पॉज करके, और उसको बाद में दोबारा से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो, नित्याज मदर हैज सेम नंबर ऑफ सिस्टर्स एज शी हैज द ब्रदर्स, मतलब उतने ही भाई है जितने बहन है। ठीक है, हर मैटरनल अंकल अनित्य एक नाम दिया है
हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर, मतलब जितने ब्रदर भाई है उससे डबल बहनें हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है अल्टीमेटली, हाउ मेनी मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स टुगेदर डज नित्या हैव, मतलब नित्या को कितने अंकल और आंट है, दोनों की टोटल पूछी गई है। ऑप्शन में 6 5 3 7 दिया है। देखो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें नित्या को मद्देनजर रखते हुए लिखना है, तो ये रही नित्या। अभी नित्या की कोई मम्मी होगी तो मदर, और उन्होंने क्या कहा है देखो, नित्याज मदर, मदर हैज सेम नंबर ऑफ सिस्टर। अभी सिस्टर इस साइड लिख लेते हैं, ब्रदर इस साइड लिखते हैं, पर कितने मुझे पता नहीं, तो कोई भी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करके देखे। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं, इसको 2 सिस्टर है और ब्रदर भी 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ सिस्टर और सेम नंबर ऑफ ब्रदर है, ठीक है, दोनों 2 2 है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम, सही आता है क्या। हर मैटरनल अंकर अनित्य, मतलब एक कोई भी अनित्य होगा इसमें से, या अनित्य लिख लो। मेरे मम्मा का भाई मतलब अंकल ही हुआ ना, मैटरनल अंकल, अनित्य। तो अनित्य हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ सिस्टर एज ही हैज ब्रदर, मतलब अनित्य के पास भाई कितने हैं, एक, ये तो खुद ही है ना, तो एक भाई हुआ, उसके डबल सिस्टर चाहिए, तो सिस्टर कितने हैं, एक, दो, और इसकी मदर ये भी तो एक सिस्टर होगी, 3। तो एक का डबल हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, मतलब हमने जो 2 और 2 लिया था वो गलत हुआ, वे और इसे बढ़ाते, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है आपको। अभी हम सोचते हैं इसको, 2 से तो काम नहीं बना, 3 से काम करते, तो इसको मतलब नित्या के माँ को 3 बहनें हैं और 3 भाई है। अब देखिए, अब पूछा गया अनित्य को जितने भाई है उससे डबल बहनें चाहिए। अब भाई कितने हुए, 2, बहनें कितनी हुई, 1 2 3, और ये मदर खुद 4, तो 2 के डबल 4 हुआ ना, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्वालिफाई हो गए, इसका मतलब ये वाला सही है। अब पूछा क्या है वो बताओ, तो कितने अंकल और आंट है, तो इसके अंकल कितने हो गए, 1 2 3, और आंट कितनी हुई, 1 2 3, ये मदर तो नहीं छोड़ना, मतलब मदर तो नहीं गिनना है, और 3 6, मतलब मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इतना इजी है, ठीक है, पता चल गया। दोबारा से इसे देखो, सॉल्व करो, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपना बेस्ट वाला चैप्टर, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एक नॉन वर्बल का पार्ट है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, इसका नाम ही है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मतलब हमें दिए गए जितने भी फिगर्स है उसको काउंट करना है। काउंट करते वक्त 3 या 4 ही अलग अलग फिगर्स के काउंटिंग हमें आज तक पूछे गए। इतने हार्ड, देखो जैसे एसएससी की एग्जाम होती है, बैंकिंग की एग्जाम होती है, इंश्योरेंस की एग्जाम होती है, उसमें अलग अलग डेप्थली आपको पूछे गए, पर हमारा तो कॉम्पिटिटिव स्टेट सिविल सर्विसेज है, तो इसमें इतना डेप्थली नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा ऊपर ऊपर के लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि उनको हमारा कैलकुलेशन या हमारी स्पीड चेक नहीं करनी, उनको सिर्फ हमारा लॉजिक चेक करना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमको बनना है एसएसडी, ठीक है, मतलब डिप्टी कलेक्टर बनना है, ठीक है, डीजीएम जिसे कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, स्क्वायर काउंट पूछेगा, रेक्टेंगल का काउंट पूछ सकता है, ट्रायंगल का काउंट पूछ सकता है, सर्कल का काउंट पूछ सकता है। स्क्वायर कैसा होता है दिखने में, ऐसा कोई है जो पहली बार देख रहा है स्क्वायर, नहीं। रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, इसकी चारों साइड सेम होती है, इसकी ये वाली ये वाली ये वाली ये और ये वाली आमने सामने वाली। ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। सर्कल, सर्कल तो सर्कल ही होता है। तो अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, वन बाय वन हम चेक करेंगे। जैसा देखो एक फिगर दिख रहा है, अभी अगर मैं पूछता हूं या नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, तो अगर नॉर्मली मैं आपको ऐसा मैन्युअली पूछता हूं कि इसमें स्क्वायर कितने, तो आप तुरंत कैसे जवाब दोगे। देखो मैं यहाँ एक चेंज कर लेता हूँ, ये वाले लेता हूँ। अभी देखो, इसमें मैं अगर पूछता हूं तो आप कैसा जवाब दोगे, सर ये वाला एक है, ठीक है, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक, 4 हुए, और ये सबसे बड़ा वाला 5। ये तो आप मैन्युअली मुझे कह रहे हो, पर इसकी जगह ऐसी वाली फिगर दे तो कैसा करोगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर ये 17 18, ये 19, फिर ये 20, फिर ये 21, फिर ये 22,
फिर ये 23, फिर ये 24, ये 25, फिर बड़ा वाला 26, ये 27, फिर ये 28। ऐसा कितने बार काउंट करते जाओगे? तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक की जरूरत है। तो आइए चलो देखते हैं ट्रिक क्या हो सकता है। अब देखो, स्क्वायर पूछा गया है हमें, ठीक है। 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो, ये है नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ये कॉलम नंबर, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। जितने रो है और जितने कॉलम है सबको लिख लिया, एक इसमें कॉमन आता है, ठीक है। एक ही पॉइंट से शुरुआत करना है। अभी क्या करना है, जो भी दिया गया है ना, इनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे देखो, 4 नंबर ऑफ रोज, 4 नंबर ऑफ कॉलम, उसमें से एक एक घटा के जो भी नंबर आ रहे सबका कर लो मल्टीप्लीकेशन। अब ये कितना हुआ देखो, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1, टोटल कितना हुआ 20। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बन जाएंगे? 20। 20 ही है ना? नहीं, अच्छा 30। टोटल कितने बनेंगे? 30, ठीक है, 30। ये हुआ। इसमें और भी अगर मैं चेंज करके बताऊं, अगर ये ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं दिया और इसमें सपोज ये वाला लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो यह कैसे बनेगा? देखो, 1 2 3 4, काउंटिंग कैसे हो रही है? 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ा रो का नंबर 5, सबसे बड़ा कॉलम का नंबर 4, और इसमें से एक एक घटाते हुए एक तक लेके आना है। जैसे 4, इसमें से एक गया 3, इसमें से एक गया 3, ये 2, ये 2, ये 1। अब इसमें से एक में से एक जीरो भी ले ले तो भी इसको मल्टीप्लाई करे तो इसका जवाब तो जीरो आएगा, तो ये लेके मतलब नहीं, तो एक तक ही रुकना है। बस अब कर लो। अब बचा क्या है? 4 इंटू 5 20, ये 12, ये 6, ये 2, कितना हुआ? 12 और 6 18 और 2 20, और 20 40। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता चल गए। इतना इजी है, कुछ नहीं। अगर इस सेम फिगर को मैं अभी अगर पूछता हूं आपको कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स नहीं निकलना है बाबू, आपको आपको निकालना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना निकलना है, ठीक है। इतना इजी है। आयतों की संख्या कितनी निकालनी है, ठीक है। चौरस हो गए, आयतों की संख्या कितनी निकालनी है? सेम, ए 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर इसमें जैसे उस वाले केस में स्क्वायर में हम सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करके जवाब लेते थे और बाद में एडिशन करते थे, इसमें पहले एडिशन करना है और आखिर में आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे नंबर ऑफ कॉलम ऐसे हैं तो उनकी सबकी टोटल कर लो, 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इनकी टोटल 10। इनकी 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। और अब इन 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हुआ? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 100। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से और एक चेंज करके बताता हूं। अगर इसमें ऐसा वाला दिया रहता, ये 5 होता, तो ये 5 4 9 10 11 12 13 14 15, और ये 10, तो इसमें 10 इंटू 15, तब 150 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आते। आयतों की संख्या कितनी आती? 150, ठीक है। ऐसा इतना इजी है। चलो ये भी हो गया। अब हम पूछते हैं, ये तो तय है ना कि नंबर ऑफ स्क्वायर, सेम फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमेशा कम होंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स से, ठीक है। ये पता चल गया। सेम फिगर में हम देखा नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम आते, रेक्टेंगल बड़े आते, ठीक है। ये भी पता चल गया। अब देखते हैं ट्रायंगल कैसा निकालते। ट्रायंगल निकालने के लिए कैसा करना है? देखो, अगर हमें ऐसा पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, तो आपको कहोगे 1। ये कितने, तो कहोगे 3। पर अगर ऐसा नहीं दिया और हमें ऐसा दिया, तो इसमें गिनेंगे कैसा? देखो, अब ये छोटा एक फिगर निकाल के बताता हूं, इसको नंबरिंग करता हूं, A B C D E। तो मैन्युअली निकालना है तो कैसा निकालेंगे? ABC एक ट्रायंगल हुआ तीनों साइड, ठीक है। ABD हुआ, ABE हुआ, उसके बाद में ACD हुआ, ACE हुआ, ADE हुआ। तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। मैन्युअली निकाला है मैंने। पर इसको ट्रिक वाइज अगर निकालना है तो कैसा करना है? नंबरिंग करना है सेम, 1 2 3, और जितने भी नंबर आए उनकी सारे की टोटल कर लेने हैं, मतलब एडिशन करना है। सो 3 और 2 5 और 1
6, तो बराबर 6 के 6 आए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। सेम केस इधर 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 15, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15। सेम अगर ये ऐसा दिया जाए तो फ्लोर्स के हिसाब से दिया जाए तो देखो इस वाले केस में एक ही फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर। इसमें देखो ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, तो करेंगे वैसे ही 1 2 3 4 5। इस वाले फ्लोर के लिए ये काउंटिंग, इस वाले फ्लोर के लिए 1 2 3 4 5, और इस वाले फ्लोर के लिए 1 2 3 4 5। सबको ऐड कर लो, ये हुए 15, ये हुए 15 और ये हुए 15, ये टोटल हुए 45। अगर सेम ही फिगर में ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स जितने बढ़ जाते और हमें ये भी पता है कि सबके 5 ही काउंट हो रहे हैं, तो हम ऐसे भी तो कर सकते, एक का गिन लो 15 और फ्लोर्स कितने 1 2 3, बेस पकड़ के गिनना है 1 2 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो डायरेक्टली 45 आया। इसी के बेस पे इसका जवाब दे सकते हो आप फटाफट। चलो लिख के बताओ मेरे को, कमेंट करके तुरंत बताना इसका जवाब क्या है। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, ठीक है? आपको टोटल ट्रायंगल्स पूछा गया है इसमें, बताइए कितना आ सकता है? फटाफट बेस को काउंट करो, नंबर्स को काउंट करो, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। 5 सेकंड में जवाब आता है, इसे कहते हैं ट्रिक। देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये 15 हो गए टोटल, और ऐसे कितने हैं फ्लोर्स? बेस फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 इंटू 8 120 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आया। किन किन का सही जवाब आया? ठीक है, ऐसे ही करना है। और देखो ये वाला, अब इसमें बेस तो दिया है पर ये मतलब गैप के साथ है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं। इस केस में करना क्या? करना वही है आपको, काउंटिंग ही करना है, बेस के साथ ही करना है। पर अब इस वाले केस में हमें आइदर लेफ्ट से राइट जाना है या राइट से लेफ्ट जाना है, पर जहां से भी जहां जाओ सिंगल मेथड से जाना है। अगर मैं सोचता हूँ लेफ्ट से राइट जाना है तो कैसे करना है? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इस वाले केस में भी लेफ्ट से राइट जाना है और स्टार्टिंग यही से करना है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया तो छोड़ दो, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2, तो लेफ्ट से राइट तक ही गए। और आप सबको काउंट कर लो, ये 5 और 4 9, और ये टोटल 15 होता है, ये टोटल 6 होता है, ये टोटल 4 5 7 8 9 10 होता है, और ये 3 होता है। टोटल कितना हुआ? देखो 16 17 18 19, 19 और 5 24 और 10 34। बस यही करना है, ठीक है? बस इतना ही। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? 5 से 6 चैप्टर टोटल पढ़े हैं। अभी पार्टनरशिप पढ़ा है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा है, ब्लड रिलेशन पढ़ा है, एजेस पढ़ा है। अभी तक पूरे पहले से लेके पार्टनरशिप अपना परसेंटेज पढ़ा है, ठीक है? क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ा है, एजेस पढ़ा है। जितने भी 10 से 12 चैप्टर हुए हैं सभी हमने रिवाइज किए। ये मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही चैप्टर कवर किया हूँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वक्त हमारे पास कम है और इसी में से आपको सवाल बनने वाले हैं। एक डिसीजन मेकिंग का भी मैंने एक वीडियो सेशन लिया था, वो आप चेक कर लेना। वो इतना बढ़िया सेशन हुआ है कि उसमें मैंने ये तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भले ही डिसीजन मेकिंग का सवाल हो, डिसीजन आपको लेना हो पढ़कर, पर आपको मूवीज देखकर लेना है। तो जिन्होंने वो मतलब सेशन देखा नहीं तो प्लीज जाके देख लिए, इसी वाले यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा डिसीजन मेकिंग वाला, ठीक है? तो बहुत बढ़िया वो सेशन हुआ है, उसमें कमेंट्स भी बहुत अच्छी तरह मिली है, पॉजिटिव कमेंट्स मिली है। ऐसा वाला सेशन आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। तो बिलीव मी, इसमें भी अगर आपको कुछ सवाल है तो बिंदास पूछिए, कमेंट बॉक्स नीचे ही होता है। आपके सारे कमेंट्स का जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा और 100% दिया जाएगा, वादा है मेरा, ठीक है? तो मैं संजय पहाड़े अलविदा लेता हूं आपसे। ये वाला सेशन अभी यहाँ एंड हो रहा है, इसके बाद में जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम नए चैप्टर और उसके टाइप्स सभी कुछ देखेंगे। उसके देखो सॉल्व तो सारे कर लेते, पर उस दिए गए 2 घंटे के अंदर कम से कम समय में सही जवाब लाना, यही होता है कॉम्पिटिटिव, ठीक है? तो आप इसे करिए, दोबारा दोबारा से देखिए, जितने बार वीडियो देखेंगे उतने बार आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है? तो मिलते हैं, अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद